पार्टी से नहीं लड़े थे, निर्दलीय लड़ेंगे, सफिशिएंट है लड़ने के लिए। हमको चंदा लेके थोड़ा लड़ना है। हमारा सिस्टम है, जितना बार हम लोग चुनाव लड़े हैं कोई चंदा नहीं लिए, समझे। आंचल नहीं फैलाते हैं कहीं, समझे। लड़ेंगे, हमारे समर्थक, हमारे जनता, हमारे जो चाहने वाले हैं बात नहीं करता है भाई। कौन ऐसा नेता नहीं है, कौन सा आईपीएस नहीं है कि अपना बेटा को नहीं चाहता कि मेरा बेटा आईपीएस बने। कौन ऐसा नेता नहीं है जो चाहता है कि हम बड़ा नेता हैं तो मेरा बेटा भी बड़ा नेता बने, समझे। ये सब सिस्टम में हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा हमसे अच्छा करे, समझे। वो आईपीएस हो या डॉक्टर। मजबूती से सिवान में फिर एक बार राजनीति मजबूती से होगा, और जहाँ से हमारे समर्थक, हमारे लोग कहेंगे लड़ने के लिए विधानसभा, वहाँ से लड़ूंगा। जिससे सभी निपट लिए, सबको निपट लिए ना। अभी हम आए, बाहर निकल के आए तो बहुत सा खेमा में हर तरह की बात चल रही होगी कि फिर रईस खान को किस तरह से फंसाया जाए, रईस खान को किस तरह। जेल का अनुभव, तो जेल का अनुभव बहुत कुछ सिखलाता है। अपना कौन है, बेगाना कौन है, आपके दुख दर्द में कौन शामिल है, ये सब चीज़ जेल सिखाता है। रईस खान को किस तरह से डैमेज कर दिया जाए, किस तरह से मार दिया जाए, किस तरह से काउंटर करा दिया जाए, ये हमारे जितने भी एंटी खेमा है वो अपने। में बिहार विधान परिषद का चुनाव जिस तरीके से हुआ था, उस चुनाव को लगभग सभी लोगों ने देखा, लेकिन उस चुनाव के बाद कई सारे ऐसे घटनाएं हुई जिन घटनाओं को या तो हम राजनीतिक तौर पे कहें या अगर देखा जाए तो एक तरह से वो इंसिडेंट रहा। लेकिन चलिए, बहुत कुछ जद्दोजहद करने के बाद सिवान के जो एमएलसी प्रत्याशी रहे रईस खान, आज उनको जेल से निकलने के बाद एक तरह से देखा जाए तो उनके समर्थकों में एक खुशी का लहर दौड़ गया है। हालांकि ये क्या कुछ रहा मामला, साजिश है या कुछ मामला ऐसा जो एक तरह से राजनीतिक कहेंगे, ये क्या कुछ कहेंगे, आज पहली मुलाकात हमारी इनसे हो रही है। हम इन सारी चीज़ों समझने की इनकी कोशिश भी करेंगे। पहले तो आप जिस तरीके से आज मतलब देखा जाए तो आप जेल से निकल करके आए हैं और सिवान में फिर से एक सनसनी बन जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, पहले एक बात आपको बता दें कि हमारे तरफ से सिवान के समस्त जनता को मेरा प्रणाम। सारे केस में रिहाई करके आया, और जब भी हमारे विरोधी हमको फंसाए हैं, और मुझे मेरे अल्लाह पर यकीन है और अपने न्यायपालिका पर यकीन है, हर बार न्यायपालिका हमको दोषमुक्त किया है। हम बेल नहीं लिए हैं किसी भी केस में। मैं सब केस में बाइज्जत बरी होकर आपके बीच में हूँ, और जितना झूठा मुकदमा हम पर लगाया गया था, ये सब राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लगाया गया था। रईस खान को किसी तरह बदनाम कर देना है, रईस खान का किसी तरह काउंटर करा देना है। मगर अल्लाह की मसलियत है, अपने समर्थकों को, अपने चाहने वालों की दुआ है कि आज हम आपके बीच में हैं, अपने समर्थकों के बीच में हैं। और जो हमारे समर्थक हैं बहुत उत्साह हैं, बहुत खुश हैं, और ये चीज़ आप देख ही रहे हैं। इन्होंने जिस तरीके से कहा कि मुझे अब बाइज्जत बरी किया गया है, अब एक सवाल फिर यहीं से बनता है कि जिस राजनीतिक षड्यंत्र के ये शिकार हुए थे और जिस तरीके से, जिस मजबूती के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा था, खास करके एमएलसी का चुनाव लड़ा था, और अभी हम लोग चुनावी मोड से भी निकले हैं, देखा जाए तो एक बड़ा निर्णायक दौर था 2024 का चुनाव। अगर इस चुनाव में रहते तो मामला क्या होता आपका? देखिए, सबसे पहले बात, आपको हम एमएलसी के चुनाव जब कुछ ही वोट से हम हारे थे, ये आप लोग जानते थे, उसी समय मैंने घोषणा भी कर दिया था कि मैं लोकसभा भी लड़ूंगा। ये मीडिया में भी कहे थे और लाइव आके भी कहे थे, तो उसमें कोई संदेह नहीं था। मैं चुनाव से पहले ही निकल रहा था, फिर भी एक झूठा केस लगा के चुनाव के निकलने के समय हम पर एक झूठा मुकदमा लगता है कि अवैध वसूली करवा रहे थे जी। और इस तहत का अभी आप लोगों को मालूम ही होगा, आयु अवैध वसूली एक केस, एक प्रोटेक्शन लगा हम पर, तुरंत की पुलिस प्रोटेक्शन लगाया गया कि प्रोटेक्शन में जाके दबाव देकर उसी दिन सेम डेट पर जाके प्रोटेक्शन जेल पर लगता है कि रईस खान नहीं निकले।
अगर निकल गए रहते तो चुनाव फाइट करते और पार्टी से लड़ते। हाँ, कहा जा रहा था कि राजद से आपको टिकट मिल रहा था। देखिए, ये तो अंदरूनी बात है, मगर हम किसी न किसी दल से जरूर लड़ते। ये खबरें चली थी उस वक्त। खबरें चली थी, आप चला रहे थे, बिल्कुल, खबरें चली। मेरा इंटरव्यू नहीं था जब मैंने आपसे नहीं कहा था कि हम आरजेडी से आ रहे हैं चाहे किसी, मगर मैं किसी पार्टी से ज़रूर लड़ता और आने वाला कल मैं किसी न किसी पार्टी का दामन थामूंगा और सिवान के समस्त जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। अब तो चूंकि देखा जाए तो आपको बाइज्जत बरी मिल गई है, आप चले आए हैं, अपने लोगों के बीच बैठे भी हैं। अब आगे आने वाला समय चूँकि 2025 ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण साल माना जाएगा, ये जो कि बिहार का विधानसभा का तय करेगा, बिहार के लोगों के मुस्तकबिल को तय करेगा कि इस 5 साल किसको नेतृत्व दिया जाए। अभी इससे पहले प्रयास भी किए थे कि कई पार्टियों के तरफ से आपसे मतलब हाथ भी बढ़ाया गया था, कई पार्टियों की तरफ आप जाने का मतलब बात किए थे। अभी क्या लग रहा है कि किस पार्टी में आप जाने का मूड बना रहे हैं और चुनाव में क्या होगा इस बार? देखिए, प्रेजेंट अभी तुरंत आए ही हैं, अपने समर्थकों से, अपने लोगों से, अपने भाइयों से बैठकर कार्यकर्ता सम्मेलन हम कराएंगे बकरीद बाद, और उसमें आपको भी इनवाइट करेंगे, शायद मीडिया वाले भी भाई हमारे आएंगे, और उसी समय आपको मैं बता दूंगा कि हम किस पार्टी में जा रहा हूं, और वो पार्टी जिस दिन मैं ज्वाइन करूंगा, मेरे हज़ारों और लाखों कार्यकर्ता, मेरे समर्थक उस फील्ड को भर देंगे। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, समझें, अब किस पार्टी में जाते हैं थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। मतलब एक सस्पेंस आप रख रहे हैं, लेकिन आपके बड़े भाई जो अयूब खान साहब हैं, अभी जिस तरीके से चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और जिस तरीके से उनका मतलब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उसमें काफ़ी दिल से मिल रहे थे सब लोग, उनके समर्थक भी मिल रहे थे, तो इसको क्या समझा जाए? देखिए, भाई गार्जियन है, हमारे बड़े भाई हैं, और उनका आदेश, उनका जो भी निर्णय होगा सर्वोपरि है। भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनको बात को तो मैं काट नहीं सकता हूँ, मगर इस पर हम लोग मंथन करेंगे और मंथन करने के बाद किसी निर्णय को निकाला जाएगा कि किस पार्टी में हम जाएं कि मुझे भी, हमारे कार्यकर्ता को भी, हमारे समर्थकों को भी सुरक्षा, सेफ्टी मिले। ये हम लोग अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थकों के बीच में जब मीटिंग हो जाएगी उस समय हम लोग तय कर लेंगे। साल भर मोटा मोटी आप जेल में रहे हैं, और जेल एक ऐसा जगह होता है जहाँ से बहुत सारे ज्ञानी लोग भी निकलते हैं, क्योंकि एक मौका मिलता है वहाँ पर स्टडी करने का, कुछ काम करने का। आप कुछ सोचे थे वहाँ पे कि हमको राजनीति में फिर आएंगे तो क्या कुछ करेंगे? बहुत सारे ऐसे आरोप आपके ऊपर लगे भी हैं। देखिए, जेल ये मेरा नया नहीं था, समझे, और मैं जेल हमेशा हमारे विरोधियों के द्वारा हमेशा फंसा के हमेशा भेजा, लोग हमेशा बाइज्जत बरी होकर बाहर निकल गए, ये सिस्टम रहा है। तो जेल का भी अनुभव है, और जेल में जितने भी लोग हैं लगभग 50% बेकसूर लोग हैं, करता कोई है, भरता कोई है, इस तरह से 60% 50% मान लेके चलिए। रही बात जेल का अनुभव, तो जेल का अनुभव बहुत कुछ सिखलाता है, अपना कौन है, बेगाना कौन है, आपके दुख दर्द में कौन शामिल है, ये सब चीज़ जेल सिखाता है इंसान को। और ये तो राजनीतिक के शिकार हम हुए, और इस तरह से हमारे प्रति जो हमारे एंटी खेमा है, वो अपने से कोई अस्त्र छोड़ा नहीं कि रईस खान को किस तरह से डैमेज कर दिया जाए, किस तरह से मार दिया जाए, किस तरह से काउंटर करा दिया जाए। ये हमारे जितने भी एंटी खेमा है वो अपने सारा अस्त्र यूज कर चुका है इस बार, मगर मेरा अल्लाह हमको अच्छा रखा। हमने हमारे समर्थकों की दुआ, हमारे मदरसा के बच्चों की दुआ, हमने ये हमको सही सलामत रखा है और चट्टान की तरह रखा है। अच्छा, इस तरह के माहौल को देख करके कभी आपको लगा नहीं कि हमको सियासत छोड़ देनी चाहिए? नहीं, अब तो सियासत करना है जी, अब सियासत में ये तो होता ही है। कौन ऐसा पार्टी है, इंडिया लेवल का पार्टी मान लीजिए, जो पक्ष है विपक्ष है, सब एक दूसरे को फंसाने में या गिराने में लगा हुआ है।
समझे। तो अभी तो मेरी राजनीतिक शुरुआत है, और शुरुआत में ये जो फिजा देखा लो, एमएलसी चुनाव में रईस खान को देखा लो, निर्दलीय हम लड़ रहे थे, बिल्कुल। और सारा जदयू भाजपा एक बड़ी बड़ी पार्टी एक साथ जो थी सरकार में थी। मनोज सिंह जी लड़े भाजपा से, आरजेडी से जसवाल जी लड़े, रईस खान निर्दलीय लड़ा। तो ये हमारे समर्थकों का सहयोग रहा कि भाजपा इसे पार्टी को 400-500 वोट से मैंने पीछे रखा। तो ये हमारे सिवान के समस्त जनता का एक हम पर भरोसा, एक उम्मीद था। जीत हार तो लगा रहता है, इससे कोई कहाँ परहेज कर सकता है। वाद विवाद आते रहते हैं, आएंगे भी, उससे कैसे निपटेंगे आप? अरे तो आज जिस तरह से अभी निपट लिए, सबको निपट लिए ना। अभी हम आए, बाहर निकल के आए तो बहुत सा खेमा में हर तरह की बात चल रही होगी कि फिर रईस खान को किस तरह से फंसाया जाए, रईस खान को किस तरह, तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। जनता पे कितना भरोसा है? पूरा बंद भरोसा है, जनता पे ही भरोसा से तो खड़ा है, समझे, जनता के भी भरोसा से तो खड़ा है। कहा जाता है कि आप अपना जो ये जैसे आपने छपरा से जब आपको मतलब जजमेंट मिला और आप आए यहाँ दरगाह पे गए हैं, क्या वहाँ से अपने मन्नत मांगे हैं? देखिए, हम लोग बुजुर्गों के साया में रहने वाले आदमी, समझे, और हमेशा बुजुर्गों का दुआ करम उनका रहा है, बुजुर्गों का करम रहा है हम लोग पर, अल्लाह का करम रहा है, और इस चीज़ को हम लोग कभी छोड़ नहीं सकते। तो जाने के बाद दुआ में अपने लिए, अपने लोगों के लिए, खुशहाली के लिए दुआ किया जाता है, और अमन चैन से सब लोग हमारे रहें, हम रहें। आगे जो भविष्य में जो अल्लाह करेगा अच्छा ही करेगा, बेहतर ही करेगा, दुआ इसीलिए किया जाता है। काफ़ी आपने मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ा था। अब आने वाले समय में आप फिर से एक इंडिकेशन कर रहे हैं कि हम फिर से राजनीति में मजबूती के साथ खड़े होंगे। अपने दर्शकों से, खास करके मेरे दर्शक हैं, उनसे क्या कहेंगे जो आपके चाहने वाले लोग हैं? देखिए, हमारे चाहने वाले लोग तो हमेशा हमको दिल से चाहते हैं, वो तो अपने लग जाएंगे। जो हम काम में लगेंगे, सिवान के हर विधानसभा में मेरा बकरीद के बाद से घूमना, हर पंचायत बाई पंचायत घूमना चालू हो जाएगा। तो जब चालू होगा तो अपने जो समर्थक हैं, हमारे जो चाहने वाले लोग हैं, उनका भी राय समिट होगा हमारे अंदर। जो राय देंगे उसको हम फॉलो करेंगे, हमारे राय से वो क्या करते हैं हम उनका भी विचार लेंगे, अपना भी विचार देंगे, और मजबूती से सिवान में फिर एक बार राजनीति मजबूती से होगा। और जहाँ से हमारे समर्थक, हमारे लोग कहेंगे लड़ने के लिए विधानसभा, वहाँ से लड़ूंगा। विधायकी लड़ेंगे आप? यस, लड़ेंगे, और भतीजा को भी लड़ाएंगे। अच्छा, भतीजा मतलब साहब को? हाँ, लड़ाएंगे, उनको भी लड़ाइएगा? हाँ जरूर, फिर 2-2 सीट आप खुद लड़िएगा? एकदम लड़ेंगे। अपने समर्थकों के लिए का चुनिए। लोग कहते हैं परिवारवाद, परिवारवाद, कौन परिवारवाद नहीं करता है भाई? कौन ऐसा नेता नहीं है, कौन सा आईपीएस नहीं है कि अपना बेटा को नहीं चाहता कि मेरा बेटा आईपीएस बने? कौन ऐसा नेता नहीं है जो चाहता है कि हम बड़ा नेता हैं तो मेरा बेटा भी बड़ा नेता बने? हमने ये सब सिस्टम में हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा हमसे अच्छा करे। हमने वो आईपीएस हो या डॉक्टर हो या जितने बड़े पोस्ट पर मंत्रिमंडल में जो भी लोग हैं, सब लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। यानी कि 8 सीट है, अगर महाराजगंज को ले लें हम तो सिवान में 6 सीट आता है लोकसभा में, और महाराजगंज में 2 सीट आता है। तो 2 सीट तो आपने अपने लिए रख लिया, एक अपने लिए, भतीजा के लिए। तो जो आपके समर्थक होंगे वो लोग भी तो कुछ चाहेंगे। देखिए, हम जिस पार्टी में जाएंगे, जिस पार्टी से जुड़ जाएंगे, तो ऑलरेडी हम पार्टी के लिए समर्पित हैं। पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा उसको फॉलो करना है। पार्टी से लड़ेंगे? हाँ, और पार्टी से नहीं लड़े तो निर्दलीय लड़ेंगे, सफिशिएंट है लड़ने के लिए। हमको चंदा लेके थोड़ा लड़ना है। हमारा सिस्टम है, जितना बार हम लोग चुनाव लड़े हैं कोई चंदा नहीं लिए, समझे, आंचल नहीं फैलाते हैं कहीं, समझे। लड़ेंगे, हमारे समर्थक, हमारे जनता, हमारे जो चाहने वाले हैं वो हमको लड़ाएंगे।
बिल्कुल। तो सुना आपने रईस खान साहब ने जिस तरीके से बात कहा, खास करके जो आने वाले समय में जिस तरीके से इन्होंने इंडिकेशन कर दिया, बता दिया कि इस बार का काफ़ी दिलचस्प चुनाव होने वाला है, खास करके विधानसभा चुनाव। चूंकि इन्होंने पहले से ही कमर कस लिया है, हालांकि जिस तरीके से ये पहले चुनाव लड़े थे, अब उस मजबूती के साथ फिर लड़ने की ये प्रयास भी कर रहे हैं। अब देखना है कि सीवान का जो खास करके जो लोकसभा क्षेत्र होता है, जिसमें 8 विधानसभा आएगा, जिसमें महाराजगंज और लोकसभा का क्या कहते हैं सीवान का भी, इन दोनों पे क्या कुछ नज़ारा होता है, अभी से ही अंदाज़ा लग रहा है कि 2025 का जो चुनाव होगा वो सीवान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तो होगा ही, लेकिन दिलचस्प चुनाव भी होगा। फिलहाल सबकी नज़र इस पे होगी, हम भी इस पे नज़र बनाए हुए हैं कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल आप भी देखते रहिए यस 24 न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।